सभी को नमस्कार। चैनल पर एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में बात होने वाली है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे। आपके सिलेबस में स्मृति लेखा, जो कि अज्ञे जी द्वारा लिखा गया एक संस्मरणों पर आधारित, मतलब उनकी जो स्मृतियां हैं जिन्हें मतलब संस्मरण कह देते हैं, तो संस्मरणों का संकलन है स्मृति लेखा पुस्तक। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी द्वारा लिखी गई है, जिसमें कई जिनसे ये नज़दीक रहे हैं साहित्यकार रचनाकार, उनके संबंध में इन्होंने विभिन्न स्मृतियां संकलित की हैं, जिनमें से 4 आपके सिलेबस में लगी हुई हैं, जिनमें से एक पर मैं बात भी कर चुकी हूँ। सरोजनी नायडू जी से संबंधित वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया, आप जाकर देख सकते हैं। आज बात होगी मैथिली शरण गुप्त जी पर, जो कि दूसरा संस्मरण है आपके सिलेबस में संकलित। आगे 2 वीडियोस और लाऊंगी जिसमें उपन्यास सम्राट पर बात होगी, यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी पर उपन्यास सम्राट, और दूसरा मतलब चौथा वीडियो आएगा, उसमें बात होने वाली है एक भारतीय आत्मा, यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी जी पर। चारों ही संस्मरण आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। तो आज बात कर लेते हैं दद्दा, यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी पर। इसकी संस्मरण की मुख्य घटनाएं आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएंगी, यानी एक सारांश पता चल जाएगा। साथ ही साथ इस संस्मरण को पढ़कर मैथिली शरण गुप्त जी के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं, ये बात आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगी। तो बिना समय जाया किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो हिंदी साहित्य में राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित हैं मैथिली शरण गुप्त जी। तो मैथिली शरण गुप्त जी एक ऐसे साहित्यकार हैं जिनकी कविताएं भारतीय आत्मा की ध्वनि बन गई हैं। वे न केवल एक कवि थे, बल्कि एक विचारक, समाज सुधारक और भारतीय संस्कृति के संस्थापक भी थे। हिंदी साहित्य के महान लेखक और प्रखर संवेदनशीलता के धनी सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे ने अपनी आत्मपरक रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। स्मृति लेखा उनकी ऐसी ही कृति है जो कि हिंदी साहित्य को समृद्ध कर रही है। तो इस संग्रह में शामिल संस्मरण राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के प्रति उनकी आत्मीय श्रद्धा, स्नेह और आदर का जीवंत दस्तावेज है। अज्ञे जी के दृष्टिकोण से देखे गए गुप्त जी केवल एक कवि नहीं हैं, बल्कि सादगी, गंभीरता, मानवीय, न जाने कितने उनके अंदर व्यक्तित्व की विशेषताएं समाहित हैं, जो उन्हें बाकियों से अलग कर देती हैं और साहित्य में उनका स्थान इतना ऊंचा बन जाता है। एक कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि ऐसे ही नहीं मिलती है, उसके पीछे उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो चलिए अब उन पर बात कर लेते हैं एक एक करके। पहली व्यक्तित्व की विशेषता आती है आत्मीयता और पारिवारिकता। अब ये जो पॉइंटर मैंने बनाया है, इसके माध्यम से आपको संस्मरण की कुछ जो कहानी है वो भी पता चल जाएगी, और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि उनके व्यक्तित्व की विशेषता आत्मीयता और पारिवारिकता क्यों है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति को दद्दा शब्द से संबोधित किया जाता है, तो हमारी भारतीय संस्कृति में, हिंदू धर्म में, दद्दा किसी बड़े बुजुर्ग को कहते हैं। दद्दा कुछ लोग अपने बड़े भाई को कहते हैं, कुछ लोग दद्दा अपने पिता को कहते हैं, कुछ लोग, कुल मिलाकर जो दद्दा शब्द है, कुछ लोग अपने दादाजी को भी कहते हैं। तो दद्दा शब्द जो है बेहद करीबी होने का एहसास दिलाता है, यानी जिससे आपका बहुत ही आत्मीयता का संबंध है, पारिवारिकता का संबंध है, जिसके संरक्षण में रहकर आप सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे व्यक्ति को आप जो है दद्दा कहकर संबोधित करते हैं। तो आप देख लीजिए, राष्ट्र कवि यानी मैथिली शरण गुप्त जी को जब दद्दा शब्द से बुलाया जाता है, पुकारा जाता है, तो ये जो है किस हद तक उनके व्यक्तित्व की आत्मीयता को, पारिवारिकता को निरूपित कर रहा है। तो ये बात यहाँ पर हमें पता चलती है। तो एक यहाँ पर प्रसंग भी आया है जिसमें वो दद्दा कहकर मैथिली शरण गुप्त जी को संबोधित कर रहे हैं, जो कि काफी शुरुआती पहली या दूसरी लाइन ही है कि स्वर्गीय श्री मैथिली शरण गुप्त जी दद्दा मेरे गुरु स्थानीय थे। तो यहाँ से जो है उनके व्यक्तित्व की आत्मीयता और पारिवारिकता का बोध होता है। आगे बढ़े तो अब पारिवारिकता से एक और प्रसंग आता है, जब चिरगांव, यानी कि जो मैथिली शरण गुप्त जी का गांव है, वहां पर मैथिली शरण गुप्त जी से मिलने कौन जाता है? अज्ञे जी जाते हैं। तो महज 3 दिन रुकने
के बावजूद भी, हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी स्थान पर सालों तक रुक लें लेकिन फिर भी हमें उससे जुड़ाव नहीं हो पाता, लेकिन ये 3 दिन तक चिरगांव में रुकते हैं और दद्दा से यानी मैथिलीशरण गुप्त जी से और संपूर्ण उनके परिवार से इस तरह से ये घुल मिल जाते हैं। अब घुल मिल कैसे जाते हैं, क्योंकि जो सामने वाले व्यक्ति है, होस्ट है, उसका व्यक्तित्व इतना मजबूत होना चाहिए, इतना बलवती होना चाहिए कि वो सामने वाले व्यक्ति को यानी गेस्ट को अपने साथ में सहज महसूस करा सके। तो ये व्यक्तित्व किसका है? ऐसा व्यक्तित्व दद्दा का है, मैथिलीशरण गुप्त जी का है। नीचे प्रसंग भी मैंने जिक्र कर दिया है, यहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हैं कि चिरगांव की पहली यात्रा में 3 दिन उनके साथ रहा और इस अवधि में परिवार के हर सदस्य के साथ घुल मिल गया। चौथे दिन आसन्न विदाई के बोझ से वातावरण ऐसा भारी था मानो मैं अपना ही घर छोड़कर, अपना ही गांव छोड़कर परदेश जा रहा हूँ। ऐसा कौन महसूस कर रहे हैं? अज्ञे जी महसूस कर रहे हैं। आगे बढ़े तो सरलता, सादगी और सहजता का प्रतिरूप हैं मैथिलीशरण गुप्त जी। तो ये गुप्त जी के व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण विशेषता है, उनका सादगीपन और कैसे वो एकदम मतलब उनकी जीवनचर्या कितनी सादी है, इस बात का हमें परिचय मिलता है। तो अज्ञे जी उनसे जब पहली बार मिलते हैं तो उन्हें महसूस हुआ कि इतने बड़े कवि जिनका साहित्यिक कद इतना ऊंचा है, वे इतने सरल, सहज और औपचारिकताओं से रहित हैं। गुप्त जी सभी पर, चाहे वह खास हो या आम हो, एक सी आत्मीयता और वात्सल्य उड़ेल देते हैं और उनकी ये सहज वात्सल्यता से ही सम्मुख खड़े व्यक्ति को लगता है कि वह न जाने गुप्त जी से कब से परिचित है। यहाँ पर नीचे मैंने एक उदाहरण भी कोट कर दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़े तो सादगीपन से एक और प्रसंग आता है कि किस तरह से गुप्त जी जो हैं दूसरों को भोजन कराने का बड़ा शौक रखते हैं, कि अक्सर वो दावतें आदि करते रहते हैं और दावत में जो पूड़ियाँ बनती हैं तो वो किस तरह से उनके अंदर बिल्कुल शर्म नहीं है इस चीज़ की कि उनकी जो खाने को लेकर उनकी इच्छाएं हैं, शौक हैं, वो कितने सादे हैं। वो आवाज़ लगाकर पहले से ही बता देते हैं कि उनके लिए 4-5 पूड़ियाँ रख ली जाएं जो कि वो सुबह खाएंगे, यानी उन्हें बासी पूड़ी खाने का बड़ा शौक है। तो ये चीज़ वो किसी से छिपाते भी नहीं, ये उनके व्यक्तित्व के सादेपन को सामने लाकर रख देती है। आगे बढ़े तो यहाँ पर मैंने हालांकि प्रसंग भी लिख दिया है जो बासी पूड़ी वाला आया है और उनके खाने की और भी रुचियाँ कितनी सादा हैं ये लिखा भी है कि वो जिसे वह स्वयं कभी गंवारू बुंदेलखंडी भोजन कहते थे वह उन्हें बहुत पसंद था। भुने हुए बैगन जिसे भट्टा कहते हैं, मिर्च का अचार और फलों में अमरूद और बेर। तो ये देख सकते हैं कैसे उनके व्यक्तित्व के सादेपन को ये जो प्रसंग है उभार कर हमारे सामने ला रहा है। आगे बढ़े तो विरोधों में सामंजस्य। अब जब भी ये पढ़ेंगे तो आपको एक तो अंतिम पैराग्राफ जो है इस संस्मरण का, उसमें ही विरोधों में सामंजस्य की बात बहुत ही खुलकर की है अज्ञे जी ने। तो किस तरह से परंपराओं और आधुनिकता का संतुलन बनाकर चलते हैं कौन? गुप्त जी। यानी कि परंपराओं को छोड़ने पर भी ये बिल्कुल बात नहीं कर रहे कि हमारी जो प्राचीनता है उसको बिल्कुल छोड़ दो नवीनता अपनाने के चक्कर में, और ऐसा भी नहीं कहते कि नवीनता को अपनाओ ही मत, यानी कि परंपराओं को साथ लेकर चलो और आधुनिकता को भी साथ लेकर चलो, यानी दोनों में संतुलन रहना चाहिए। क्योंकि परंपराएं जो हैं वो हमारा मूल है, वहां से हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है, हमारी जड़ें हैं वो, तो हम अपनी जड़ों को छोड़कर नहीं जा सकते। अगर हम अपनी जड़ों को ही त्याग देंगे, तज देंगे, तो हमारा व्यक्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो जो हमारा ओरिजिन है उसे भी नहीं छोड़ना है और जो आधुनिकता आ रही है उसे भी साथ में लेकर चलना है। अगर आधुनिकता के साथ में, आधुनिकता के दौर में हम परंपराओं से ही जुड़े बैठे रहेंगे खूंटे की तरह, तो हम इस दुनिया में काफी पीछे छूट जाएंगे। तो ऐसा भी हमें नहीं करना है। गुप्त जी इन सब बातों को विशेष रूप से अपने पाठक वर्ग तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने से जुड़े हर एक व्यक्ति तक पहुंचाते हैं कि दोनों को साथ लेकर चलो, दोनों में संतुलन होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इस चीज़ को पूरा इस पैराग्राफ के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया, जिसको आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़े तो यहाँ पे मैंने उदाहरण भी दे दिए हैं कि परंपराओं को तोड़े बिना कैसे आधुनिक हुआ जा सकता है। इसका उदाहरण हिंदू से लेकर यशोधरा जैसी जो उनकी कृतियां हैं उनमें मिल जाता है, और उनकी काव्य यात्रा प्रत्यक्ष दिखाती है, बल्कि वह यह भी दिखाती है कि परंपरा को तोड़े बिना कैसे उसे
आप्त करते हुए उससे मुक्त हुआ जा सकता है। ये जो है उद्धरण है अज्ञे जी द्वारा गुप्त जी के संबंध में दद्दा संस्मरण में या फिर कह लीजिए राष्ट्रकवि संस्मरण में आया है। आगे बढ़े तो विनोद प्रियता और आत्मीयता का आत्मीय हास्यबोध। अब यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग आता है संस्मरण में, जहाँ पे एक पूरी कह सकते हैं मजाक मस्ती के तौर पे मुंशी अजमेरी जी बैठे हुए हैं, दद्दा बैठे हुए हैं और प्रसाद जी यानी जयशंकर प्रसाद जी भी आए हुए हैं, अज्ञे जी भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो किस तरह से दद्दा का यहाँ पे विनोद प्रियता का भाव, और उनकी विनोद प्रियता किसी का मजाक उड़ाने वाली नहीं है, क्योंकि हंसी मजाक वो करते हैं, हंसी ठहाका उन्हें पसंद है, लेकिन उसमें भी एक आत्मीयता छुपी हुई है। वो कभी सम्मुख बैठे व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहते हैं, यानी उसको नीचा दिखाना उनकी कभी भी इच्छा नहीं होती है। वो बहुत ही प्यार से, बहुत ही विनोद भाव से, बहुत ही आत्मीयता के साथ में सम्मुख खड़े व्यक्ति से या सम्मुख बैठे व्यक्ति से हंसी ठहाका करते हैं। तो यहाँ पर एक प्रसंग आया है जहाँ पर प्रसाद जी द्वारा दद्दा से जब पूछा जाता है कि उन्होंने कामायनी पढ़ ली क्या, तो दद्दा किस तरह से, दद्दा ने नहीं पढ़ी थी क्योंकि वो प्रसाद जी की कुछ बातों से मेल नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने शायद कामायनी नहीं पढ़ पाई। कामायनी जब उनके पास प्रसाद जी द्वारा भेजी गई तो किस तरह से उन्होंने बात को मुंशी अजमेरी जी पर सरका दिया कि मैंने कामायनी पढ़ता, लेकिन कामायनी आते ही अजमेरी जी उसे लेकर चले गए और कहने लगे कि मैं इसे पहले पढ़ूंगा। और किस तरह से ये जो सारा बात थी ये संभालने को किसको दे दी, मुंशी अजमेरी जी को दे दी। तो ये वाला प्रसंग जब आप पढ़ेंगे काफी हास्य विनोद का भी प्रसंग है, और किस तरह से जब प्रसाद जी बाद में चले जाते हैं तो मुंशी अजमेरी जी से ये बाद में काफी हंसी ठहाका करते हैं इस चीज को लेके कि किस तरह से उन्होंने बात को संभाला। आगे बढ़े तो अगली व्यक्तित्व की विशेषता आती जिज्ञासु, उत्साही और संग्रही वृत्ति। जब अज्ञे जी चिरगांव में, क्योंकि अज्ञे जी का काफी आत्मीयता का संबंध हो जाता है दद्दा से, तो चिरगांव में वो अक्सर अज्ञे जी दद्दा से मिलने आते रहते हैं। तो दद्दा अक्सर तो ऐसा होता है कि मतलब अज्ञे जी से कई बातें पूछते हैं, वार्ताओं में क्या बात हुई, सम्मेलनों में क्या क्या घटनाएं घटी, मुख्य मुख्य घटनाएं अक्सर पूछने लगते हैं अज्ञे जी से उनके हाल खबर लेने से पहले। लेकिन इस बार क्या हुआ, जब चिरगांव आए अज्ञे जी तो दद्दा सबसे पहले उन्हें अपने प्रेस वाले कमरे में ले गए और जाकर वहाँ जो बड़ी बड़ी प्रेस की मशीनें थी, जिनकी शायद ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि उतनी छपाई की आवश्यकता उस समय नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी संग्रही वृत्ति यहाँ से पता चलती कि किस तरह से ज़रूरत न होते हुए भी वो चीज़ों का संग्रह करते हैं और बड़े ही उत्साह से अज्ञे जी को वो हर एक मशीन कैसे चलती है, इसका उपयोग क्या है, बहुत ही उत्साह के साथ में बताते हैं। तो ये इनकी उत्साही वृत्ति और जिज्ञासु वृत्ति के साथ साथ में उनकी चीज़ों को संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है वो उभर कर सामने आती है। तो नीचे मैंने उद्धरण भी लिख दिया है कि उनका चाव था नई मशीनी या नया पुराना कैसा भी कल पुर्जा देखने और संग्रह करने का। आगे बढ़े तो ये आप पढ़ लीजिएगा जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। स्पष्टवादी और सच्चे हितैषी। अब स्पष्टवादी और सच्चे हितैषी, और यहाँ से एक और व्यक्तित्व की विशेषता पता चलेगी, वो है बौद्धिकता। अब आप यहाँ से समझिए, अगर कोई आपका सच्चा हितैषी है, हित चाहने वाला है, वो व्यक्ति आपके सामने भले ही आपकी गलतियों को उजागर करे कि आपने ये गलती की या आपको अपने व्यक्तित्व में इस चीज़ का सुधार करना चाहिए या आपको भविष्य में ऐसी गलती करने से बचना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति अगर आपका सच्चा हितैषी है तो कभी भी पीठ पीछे आपसे, अगर उसका मतभेद भी है किसी चीज़ पर लेकर, लेकिन वो पीठ पीछे कभी आपकी बुराई नहीं करेगा। तो ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा महान और विशाल व्यक्तित्व है मैथिली शरण गुप्त जी का। ये संस्मरण पढ़कर ये बात उभर कर आती। इससे संबंधित एक प्रसंग आया है जहाँ पर जब अज्ञे जी पूछते हैं गुप्त जी से कि उन्होंने शेखर एक जीवनी पढ़ ली और उन्हें कैसी लगी, तो शेखर एक जीवनी में हालांकि बहुत ही खुले तौर पर आधुनिक विचारों को रखा है अज्ञे जी ने, तो गुप्त जी उन बातों से मेल नहीं रखते, यानी स्वीकृति नहीं रखते हैं। तो वो बहुत ही स्पष्ट तरीके से बिना किसी लाग लपेट के या सामने वाले व्यक्ति को खुश करने के नज़रिए से चीज़ें नहीं कहते हैं। वो बड़े स्पष्टता के साथ में बताते हैं कि वो उन बातों से स्वीकृति नहीं रखते हैं जो कि अज्ञे ने शेखर एक जीवनी अपनी रचना में मतलब लिखी हैं। लेकिन जब पीठ पीछे कोई व्यक्ति इनसे
अज्ञे जी की बुराई आदि करता है तो उसको भी बड़ा ही तरीके से समझा देते हैं गुप्त जी। तो ये उनके व्यक्तित्व की एक महानता है, विशालता है, जो किसी भी व्यक्ति को उनसे जोड़ देती है, आत्मीयता का बोध करा देती है और दद्दा के सच्चे हितैषी होने का परिचय मिल जाता है। तो इस प्रसंग को पढ़ भी लेते हैं कि प्रसाद की रचनाओं के प्रति गुप्त जी का मनोभाव विशेष सम्मान का नहीं है, यह वह जानते थे, लेकिन स्वयं प्रसाद जी की प्रतिभा में उनकी गहरी श्रद्धा थी और सभा चातुरी के वह सच्चे पारखी थे। दूसरा प्रसंग यहाँ पर ये आया है, वही शेखर एक जीवनी वाला जो मैंने आपको बताया कि बाद में कई लोगों से उन्होंने उसकी प्रशंसा भी की। किसकी? शेखर एक जीवनी रचना की, और यही कहा कि उसकी लेखनी में बड़ा बल है, यानी कि अज्ञे की लेखनी में बड़ा बल है। ये जो है गुप्त जी ने बाद में किसी व्यक्ति से कहा होगा। और एक और ऊपर प्रसंग आया है जो कि काफी शुरुआत में संस्मरण में मेंशन है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़े तो अंतिम व्यक्तित्व की विशेषता आती है आलोचना का संयत स्वीकार। अगर कोई इनकी आलोचना भी करता है, जैसे कोई इनकी गलतियों को पॉइंट आउट करता है, किसकी? मैथिली शरण गुप्त जी की, तो उसको भी ये स्वीकार लेते हैं और बड़े ही आत्मीयता के साथ में चीज़ों को जो है स्वीकारते चलते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी अगर किसी ने आलोचना कर दी तो उसका ये ठीकरा पीटते बैठे रहे कि मेरी उस व्यक्ति ने आलोचना कैसे कर दी, तो ऐसा इनके भीतर नहीं है। ये बहुत ही संयत भाव से अपनी आलोचना को भी स्वीकार करते हैं। तो गुप्त जी कभी आलोचना से न डरते हैं, न उससे चिढ़ते हैं। अज्ञे जैसे नव्य विचार वाले लेखक से उनका मैत्रीपूर्ण संबंध इस बात का प्रमाण भी है कि साहित्य और विचारों में विविधता को विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। कौन? गुप्त जी। आगे बढ़े तो एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, उदाहरण कि दद्दा ने पूछा, क्या बात है अज्ञे जी, आजकल आप बहुत चुप रहते हैं। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है दद्दा, लेकिन इस दरबार में मैं बात क्या करूं, इसमें तो केवल पर निंदा होती है। दद्दा को लगा यह दरबार की नहीं उनकी भी आलोचना है, तो क्षण भर चुप रहे, फिर एक अत्यंत निरीह और विरोध को निरस्त करने वाली मुस्कान के साथ बोले, हाँ वह तो हम भी करते हैं, लेकिन आपसे हम सच्ची बात बताएं, दुनिया में पर निंदा के बराबर कोई दूसरा सुख नहीं है। और इसके बाद वो ठहाका लगाकर बहुत ही विनोद प्रियता के साथ में हंसने लगते हैं। तो ये एक प्रसंग आया है जहाँ पर जो शाम को एक मंडली लगती है लेखकों की, जहाँ पर वो बैठकर बातचीत करते हैं, दूसरों की भी आलोचना आदि कर देते हैं थोड़ी बहुत, तो उसी के संदर्भ में ये वाला प्रसंग आया है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। आगे बढ़े तो निष्कर्ष पर बात कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या बात की। तो अज्ञेयकृत स्मृति लेखा में संकलित राष्ट्र कवि संस्मरण के माध्यम से गुप्त जी की जो छवि उभर कर आती है वह सरलता, सहजता, गरिमा, संस्कृति, मानवता, राष्ट्रीयता, नैतिकता और कर्तव्य बोध का प्रतिमान है। वे न केवल अपने युग के एक महान साहित्यकार थे, बल्कि एक आदर्श नागरिक और मानवीय मूल्यों से पूरक चिंतक और विचारक भी थे। उनके बहुआयामी कृतित्व और व्यक्तित्व में एक अंतरधारा के रूप में भारतीय आत्मा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर ये जो वीडियो है वो मैं एंड कर रही हूँ। काफ़ी विस्तार से चर्चा कर ली गई है। आगे की जो वीडियोस आएंगे उनमें अन्य 2 संस्मरण जो कि बच रहे हैं आपके, उन पर भी मैं विस्तार से बात कर लूँगी। मैंने सरोजनी नायडू जी पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया, उसको जाकर आप देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको यहाँ पर अपने सिलेबस से संबंधित वीडियोस समय समय पर प्रोवाइड किए जाते रहते हैं। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगती है तो वीडियो, और अगर किसी भी तरह की कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, मिलते हैं किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।